Professor Sandesha Shetty, RPOs Professor Vijay Vishwakarma sir and Professor John Menezes sir, and teacher in charges Professor Ashish Navik sir, Professor Swati Shetty ma'am, and Professor Richa Sharma ma'am, and our resource person for today's session, Mr. Chandan Gupta sir. I would also like to acknowledge the presence of the participants who have joined in large numbers. एक स्वतंत्र देश के लिए स्वयं की एक भाषा होती है जो उस देश का मान सम्मान और गौरव होता है। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषाओं में दूसरा स्थान है। Now, I would like to call Swati Shetty to give an introduction of our resource person for today's webinar. On that note, I would like to introduce our resource person for today, Mr. Chandan Gupta sir. Chandan sir is an alumni of our college. He is a MCom MA NET JRF graduate and currently pursuing PhD from National Institute of Industrial Engineering. Chandan sir was awarded with the Best Outgoing Student of the Year 2015 and 16. And also awarded with the Best Researcher from our college. He was also Best NSS Leader Volunteer from University of Mumbai and was a LTC Leader for the year 2014 and 15. We welcome you, sir. On this note, I would like to request Mr. Chandan sir to take over the webinar. Over to you, sir. धन्यवाद। उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल लिजी मैम, वाइस प्रिंसिपल संदेश सर, जॉन सर, विजय सर, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, आशीष सर, स्वाति मैम एंड रिचा मैम, धन्यवाद आज मुझे यहाँ पे इस अवसर पर बुलाने के लिए। एक छोटा सा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो बोलने में। Is my slide visible? Yes, sir. हाँ, हाँ। तो बहुत पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि कई सालों के बाद वापस से एनएसएस के प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है। आज का जो भी हम सेशन करने वाले हैं हिंदी भाषा के ऊपर, ये हम इंटरैक्टिव रखेंगे, परस्पर संवादात्मक रखेंगे। सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं उन्होंने जो भी प्रश्न आए या क्विज आए उसका आंसर चैट बॉक्स में लिखना, तो समझ में मुझे भी आएगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो सबसे पहला प्रश्न है, सभी ने अपनी अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो कौन सी है, वो चैट बॉक्स में तुरंत फटाफट लिखिए कि आपकी मदर टंग कौन सी है, आपकी मातृभाषा कौन सी है। सभी ने लिखना है, किसी ने छोड़ना नहीं है। ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो अधिकतर जो हमारे पास उत्तर है वो हिंदी, मराठी, तुलु, ओडिशा, मलयालम, कर्नाटक, ओके, हिंदी अगेन, तुलु, मराठी, तुलु। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला प्रश्न उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है फिर भी क्या आपको हिंदी बोलना, समझना और लिखना आता है क्या? अगर हाँ तो यस, ना तो नो। अगर
ना तो चांसेस कम है, लेकिन यस, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, हाँ। ना आने का वैसे भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर नहीं समझ में आती तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज जिस विषय के लिए हम लोग आए हैं वो है आधुनिक शिक्षा में हिंदी का क्या महत्व है। मतलब आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, हाँ, आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस शिक्षा में हिंदी भाषा कितनी उपयोगी है या कितनी यूजफुल है, वो हम देखने वाले हैं। और है भी कि नहीं है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, वो भी देखेंगे। लेकिन हिंदी का महत्व जानने के पहले आज हिंदी का महत्व कम होने के पीछे कारण क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को लेके जो लोगों के मन में होती है, कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, अगर आप इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा होता है। और आपने अगर किसी का इंग्लिश कमजोर है तो उसने अनुभव भी किया रहेगा। मैंने खुद जो अपनी शिक्षा है वो वर्नाक्युलर मीडियम से की थी, हिंदी माध्यम से की हुई थी। तो जब हम 11वीं 12वीं में आए या फिर ग्रेजुएशन में आए, तो वो सहज सा एक ऐसा था कि इंग्लिश हमारी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो इसके कारण कई बार ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इस वजह से शायद मैं विद्यार्थी अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं हूँ, मैं वो आंसर मैम को या सर को इंग्लिश में नहीं दे पा रहा हूँ, इसके वजह से शायद मैं विद्यार्थी अच्छा नहीं हूँ। मुझे अपने मन में ऐसी भावना निर्माण होने लगी कि जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि यार काश इंग्लिश अच्छी होती तो शायद मैं भी फटाक से उत्तर दे पाता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उत्तर दिमाग में होता है, सर ने क्वेश्चन पूछा और समझ में आ गया, आंसर हमारे माइंड में है, लेकिन वो आंसर मेरी मातृभाषा में है। हो सकता है वो आपकी तुलु हो, मराठी हो, कन्नड़ी हो, हिंदी हो, वो मेरे को मेरी मातृभाषा में आता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता, इसके लिए मैं आंसर नहीं बोलता। और जब आप ऐसे आंसर नहीं बोलते हो तो कई बार ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि यार इन्होंने तो आंसर बोला नहीं, शायद इनको आंसर नहीं आता। टीचर के मन में भी आता है और स्टूडेंट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंग्लिश में, उनके मन में भी आता है। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल इंग्लिश आने के कारण आप महान बनने वाले नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो बहुत बुद्धिमान है, या जिनको नहीं आती वो नहीं है। विश्व में ऐसे कई धरोहर होके गए, ऐसे कई व्यक्ति होके गए जिनकी भले ही इंग्लिश अच्छी नहीं हो, लेकिन उनका काम इतिहास में अंकित हो चुका है। आज लोग उनको पहचानते हैं उनके काम के कारण। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम आगे देखने वाले हैं कि जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि उनकी भाषा। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो एक कनेक्ट करने का मीडियम होता है कि मेरे विचार सामने वाले तक पहुंचने चाहिए, इसके लिए एक लैंग्वेज होता है। सिर्फ और सिर्फ भाषा का वही काम है, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इट इज जस्ट मीडियम, एक माध्यम है जहां से आपकी भावना दूसरे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके अंदर का इंटेलिजेंस, आपके अंदर का जो आपकी गुणवत्ता है, आप कितने ज्यादा परिश्रम कर सकते हो, ये भाषा पे निर्भर नहीं करता। इसके कुछ एग्जाम्पल आगे मैं बता दो। लियोनार्डो द विंसी, क्या आप लोगों ने इनके बारे में कभी भी सुना है? अगर सुना है तो चैट बॉक्स में हाँ आना चाहिए फटाफट। यस, इनके बारे में सुना है क्या? यस यस, जी 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 जी, ठीक है। तो अगर इनके बारे में सुना है तो आप बता सकते हो ये किस इनका कौन सा वो पेंटिंग है जो बहुत फेमस है? वो पेंटिंग का नाम बहुत फेमस है। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोनालिसा। एक सिंपल सा मैं प्रश्न पूछता हूँ, मोनालिसा को देख के क्या लगता है वो पेंटिंग कौन से लैंग्वेज में बनी है? ये कैसा अजीब सा प्रश्न है।
पेंटिंग कोई लैंग्वेज में थोड़ी बनती है, पेंटिंग तो केवल एक्सप्रेशन का एक जरिया है जो उन्होंने एक्सप्रेस किया, लैंग्वेज मैटर नहीं करता। लियोनार्डो द विंसी जी का अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैंने साइड में इनके बारे में लिखा है, एक तो ये बहुश्रुत थे, मतलब हम जिनको मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं, पॉलीमैथ बोलते हैं। बहुत जो रिनाइसेंस मूवमेंट चला था पूरे यूरोप में, अमेरिका में पुनर्जागरण काल चला था, उस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है ये। चित्रकार, बाद में ड्राफ्ट्समैन, नक्शानवीस, एग्जैक्टली, अभियंता, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, विचारक, मूर्तिकार, स्कल्पचर, वास्तुकार, सभी चीज, मतलब सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है। लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये इनको इंग्लिश आती थी कि नहीं आती थी, और अगर आप जाके सर्च भी करोगे शायद इनको नहीं आती थी, बिकॉज इटली देश के थे, इटालियन आती थी, लैटिन में इनका पकड़ था, इंग्लिश भाषा नहीं थी। तो इंग्लिश भाषा नहीं थी, इसके वजह से इनकी गुणवत्ता कम हुई क्या? नहीं, अगर देखा जाए तो इनकी गुणवत्ता विश्व में सबसे महत्वपूर्ण लोगों से भी बहुत ज्यादा है। इनमें वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था जो आज एक हवा बन चुका है। नेक्स्ट जो इमेज है, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसका भी आंसर दीजिएगा फटाक से कि कभी इनके बारे में सुना है क्या। इनके बारे में सुना है कभी, यस और नो? नहीं सुना तो भी ना डालेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नो नो नो, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, जितने तेजी से नो नो आ रहा है ना, उससे काफी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है पूरे विश्व में। आज का जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी जिस भी फील्ड में आज प्रोग्रेस हो रहा है ना, अगर इनका इन्वेंशन नहीं होता या इनका कंप्यूटेशन करने का टेक्निक अगर आपको नहीं नहीं पता होता तो शायद नहीं होता। ब्रह्मगुप्त जी गुप्त पीरियड के, गुप्ता जब साम्राज्य था या चंद्रगुप्त मौर्य उसके समय का जो साम्राज्य था, उस समय से काफी पहले के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। और इनका जो योगदान है वो शून्य है। अब शून्य मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, शून्य मतलब जीरो। जीरो से आप कंप्यूटेशन कैसे कर सकते हो? 9 के बाद 10 कैसे आएगा, 10 के बाद 11 कैसे आएगा? आज के बाइनरी नंबर में 10101010, वो जीरो, मतलब जीरो का कहीं पे भी आप देख लीजिए। आप अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो बिना नंबर्स के आप नहीं लिख सकते। ये सारे चीजों का कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से था। तो ये ही वॉज द पायोनियर, ये वो मूल स्तंभ थे जिनके ऊपर पूरा गणित आज खड़ा है। और गणित और स्टैट्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस आज हर जगह पे है, और जो जीरो के बिना कुछ नहीं है। अगर जीरो ना हो तो लिटरली वास्तविकता में सब थम जाएगा, ना आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा आगे, कुछ नहीं होगा। और इतने बड़े शून्य का जो योगदान है वो इनके द्वारा मिला हुआ, शून्य से लेके कंप्यूटेशन कैसे करने का। अगर आपने रोमन नंबर्स अगर पहले देखा होगा, बचपन में लिखा होगा II, III, IV4, V5, लास्ट में एक्स आता है, जीरो नहीं होता। एक अगर आपको आपका बर्थ ईयर भी लिखना है तो वो उसके लिए एक बहुत लंबा सा जगह लगता है। बट जीरो के आविष्कार के कारण वो हम बोल सकते हैं छोटा हो गया, और इसकी वजह से कैलकुलेशन इजी होगी, बहुत आसान हो गई। इनका जब कंट्रीब्यूशन था तब इन्होंने अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा की थी। जब आप अपने मातृभाषा में शिक्षा करते हो तो आपका जो पूरा अटेंशन होता है वो शिक्षा की तरफ होता है। आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता होती है। भाषा का आपको समझना नहीं होता, आपको जो समझना होता है वो होता है आपका जो कंसेप्ट, जो सिद्धांत सामने वाला व्यक्ति समझा रहा है वो, और वो काफी आसान हो जाता है।
हमने भी कभी नोटिस किया होगा, अभी सभी तो मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि सभी ने 10वीं तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की होगी, लेकिन हिंदी पक्का होगा ये तो गारंटी है। जब हिंदी विषय आपको था तो जब हिंदी की जब कहानियां टीचर बताती थी ना, तो वो कहानी कहानी जैसी लगती थी और उसको हम समझते थे कहानी। उसको समझने के लिए अलग से योगदान डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ। तो वो कहानी का जो क्रस्ट क्रस्ट है, जो वो समझाना चाहते, जो उसका अंदर का सिद्धांत तो छुपा हुआ है, वो समझने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ करती थी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब सभी लोग वापस से अपने चैट बॉक्स में बताना इस व्यक्ति को आप जानते हैं क्या नहीं। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, तो इनको नहीं पढ़ा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इनको जानते हैं? यस 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 यस। अच्छा चलो, ये यस का जवाब तो आ गया। अगला प्रश्न, इनका कौन सा कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है इनका? सिर्फ एक का जवाब आया है। व्हाट? जी 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 जी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्यवस्थापन शास्त्र के 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिया हुआ था। तो एक छोटा सा हेनरी फेयोल के बारे में मैं किस्सा बता देता हूँ। हेनरी फेयोल जी एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। एक छोटे से इंजीनियर, मतलब माइन में काम करने वाले एक छोटे से इंजीनियर। अच्छा, इनका जो मूल जो 14 प्रिंसिपल आए थे, वो आए थे फ्रेंच भाषा में, ना कि इंग्लिश में। हम लोग ने तो इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, वो आए थे फ्रेंच भाषा में। अगर 14 प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा तो एक प्रिंसिपल आखिरी में कुछ ऐसा आता है, स्पिरिट दे कॉर्प्स, वो लिखा हुआ फ्रेंच में ही है, टीम वर्क के लिए। तो इनका जो, क्योंकि ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, एक माइन में काम करते थे, इनके पास लंबा समय मिला हुआ था इनको, कि काफी लोग हैं, वो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। अब ये किन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे? तो वहां के जो मूल निवासी फ्रेंच वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो उनके साथ ही एक्सपेरिमेंट करते थे। अब ऐसे वर्कर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको कौन सी भाषा आनी चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्रेंच ही आनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी मूल भाषा थी और लोग सभी वहां पे उसी भाषा को लेके काम कर रहे थे। तो क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में काम कर रहे थे, मजदूर फ्रेंच थे, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग था वो स्ट्रांग था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास बहुत समय था, और लोगों की इनके प्रति आत्मीयता बहुत ज्यादा थी। कई सालों के परिश्रम के बाद, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इन्होंने 14 मूल सिद्धांत निकाले। अब ये सिद्धांत आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, कोई भाषा की वजह से वो रुका हुआ नहीं है। हर देश में, हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, देखो अगला रिप्लाई थोड़ा सा एकदम भर भर के भेजिए, फटाफट बताइए कि ये इनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। यस, बिग यस, बिग बिग यस, बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली यस। हाँ, मैं जानता हूं मेरा प्रश्न थोड़ा सा चटपटा है, ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली यस भी चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 14 साल की उम्र में स्वराज्य स्थापना करने की इन्होंने प्रण ली हुई थी। 14 साल की उम्र मतलब आपसे और मेरे से काफी छोटे थे जब उम्र में, तब इन्होंने वो प्रण लिया था। आपको इनकी शिक्षा के बारे में, अभी क्या ये सक्सेसफुल थे, ये प्रश्न पूछना ही एकदम व्यर्थ होगा, क्योंकि इनके उस स्वराज्य के स्वप्न के कारण ही आज भारत एक आजाद देश के रूप में है, और ये वास्तविकता है, ये सबको मान्य है। क्या आपको पता है कि शिवाजी महाराज की शिक्षा
किसने दी थी शिवाजी महाराज को? किसने शिवाजी महाराज को पढ़ाया था? अगर किसी को पता है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसने शिवाजी महाराज को पढ़ाया था। चलिए, जी जी जी, एकदम एकदम बराबर। उनकी माता श्री जीजा माता ने। अब जीजा माता ने जब उनको पढ़ाया था तो क्या लगता है उनकी शिक्षा कौन से भाषा में हुई होगी? बराबर है उनके। हाँ जी जी जी, हाँ, केवल मराठी हिंदी नहीं, संस्कृत भी थी, ठीक है। हाँ, तो सारे वेद, पुराण और महाभारत, रामायण जीजा माता ने भी पढ़ाया था, और एक संत भी थे जिन्होंने इनको पढ़ाया था। तो इनकी शिक्षा इनकी मातृभाषा में हुई। फिर से मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण है, केवल ये सारी स्लाइड का बताने का केवल एक ही मूल कारण है कि आपकी मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर मातृभाषा आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका मातृभाषा के ऊपर पकड़ होगा, मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, अगर मातृभाषा की पकड़ आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, अगर मातृभाषा के ऊपर आप सच्ची में आपने काम किया होगा, तो आपको दूसरे जगह पे आपका जो दृष्टिकोण है वो बड़ा हो जाता है, आपका होराइजन जो थिंकिंग का होता है वो बड़ा हो जाता है, आप ज्यादा सोचते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके एक प्रखर उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने सभी ने अपनी मातृभाषा में से शिक्षा ग्रहण की थी। और अगला स्लाइड, खेल में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए इन दोनों का नाम आप बताइए कि ये दो जन कौन है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेसी एंड नेमार। अच्छा, कोई कोई ये भी बता सकता है ये दोनों कौन से देश के लिए खेलते हैं? क्लब के लिए नहीं, देश के लिए। स्पेन, स्पेन गलत है। हाँ, एग्जैक्टली, अर्जेंटीना और ब्राजील, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के मतलब दोनों भी फुटबॉल या सॉकर जो बोलते हैं हम लोग, उसके उत्कृष्ट खिलाड़ी है। भाषा मायने नहीं रखती, इनके खेल के लिए भाषा मायने नहीं रखती। और खेल हो जाने के बाद जब हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो ये दोनों खिलाड़ी अपनी मातृभाषा बोलने में ज्यादा यकीन रखते हैं और उससे वो शर्मिंदा नहीं होते। कहीं पे भी अपनी मातृभाषा बोलने के लिए वो शर्मिंदा नहीं होते और खुल के अपनी मातृभाषा में वार्तालाप करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इनका स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि जानबूझकर इंटरनेशनल मैचेस में ऐसे कमेंटेटर को भी रखा जाता है कि जब पोस्ट मैच हो तो वो इनको इनकी भाषा में प्रश्न पूछे, इनको दूसरे की भाषा का इस्तेमाल करने का आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों के इससे केवल कहना इतना है कि अपना स्किल, अपनी जो गुणवत्ता है, आप जिस भी काम में हो उसको इतना उत्कृष्ट करे कि लोगों को आपकी मातृभाषा बोलने पे मजबूर होना पड़े, ना कि आपको उनकी भाषा। अच्छा, आखिरी चित्र है, लास्ट है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को आता ही होगा, फिर भी एक क्लास टाइम। आंसर्स सभी ने लिखना। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने
हाल ही के अपने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। क्या आपने इनका कभी भी इंटरव्यू, जो ये वार्तालाप करते हैं न्यूज चैनल के साथ, समाचार एजेंसी के साथ, आपने कभी सुना है? तो बताइए कि ये कौन सी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, भले व्यक्ति प्रश्न किसी भी भाषा में पूछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी, 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 हिंदी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, कोई बता सकता है कि उनकी उम्र क्या है हाल ही में? इनकी इनकी उम्र क्या है? इनका उम्र, वय। बहुत बढ़िया, राहुल, राहुल। 23 साल। 23 साल की इनकी उम्र है अभी। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 23 साल इनकी उम्र है। अगर बचपन में जब ये सीख रहे होंगे, ये जावलिन थ्रो, भाला फेंक कहते हैं जिसे हम हिंदी में, तो जब ये भाला फेंक सीख रहे होंगे, तब अगर मैं इनको ये कहता कि नहीं, भाला फेंकना सीखने के पहले आप पहले इंग्लिश सीखिए। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल स्केल पे जाओगे, आप भाला फेंकोगे, इंग्लिश में प्रश्न पूछेंगे, आपके विदेशी कोच आपके पास आएंगे, तो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। पहले इंग्लिश सीखो, बाद में भाला फेंकना सीखो। तो क्या ये 23 साल की उम्र में स्वर्ण पदक ला पाते क्या? आंसर एकदम क्लियर है, नहीं। असक अगर इनको ये कहा जाता कि आप हिंदी में बात करते हो, आप इंग्लिश में बात नहीं करते, इसके लिए आपको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो ये अपने खेल में उत्कृष्ट होते क्या? नहीं। क्या महत्वपूर्ण है वो सोचने की बात है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक भाषा या कौशल या स्किल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, आपका स्किल, आपका हार्डवर्क, ये सारी चीजें, हाँ, टैलेंट, ये सारी चीजें आपकी भाषा से ज्यादा ऊपर है। तो भाषा से कभी बाधित नहीं होना। भाषा को, अगर अगर भाषा को आपने आपने लिमिटेशन बना लिया, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए लिमिटेशन बना रहेगा, और आप कभी भी आगे उत्कृष्ट नहीं बन सकते किसी भी फील्ड में। इसके लिए भाषा को थोड़ा सा सेंसिटिव करके समझना कि इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये मेरे टैलेंट को सरपास कर सके, मेरे हार्डवर्क को सरपास कर सके। ये जितने भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, अभी भी स्टूडेंट ही हूं, ये प्रश्न बहुत सटीक बैठता है। अच्छा, कोविड का टाइम अगर छोड़ दे तो, कि जब एग्जाम एकदम नजदीक होता है, परीक्षा एकदम नजदीक होती है, कॉलेज में और क्लासेसों में प्रोफेसर ने अपना सिलेबस पढ़ा के खत्म कर दिया होता है, फिर भी हमने एकदम मौज मजा करके साल भर नहीं पढ़ा, एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले हमको होश आता है कि अब पढ़ाई करनी है। तो आपकी मदद करने के लिए सबसे पहला कौन आता है? कौन मदद करता है आपको पढ़ाने में? परीक्षा के समय कौन अच्छा पढ़ाता है? अब बार बार प्रोफेसर के पास तो भागते नहीं है कि एग्जाम आ गया। हाँ, ये बात है, मैं भी SM शेट्टी से पढ़ा हुआ हूँ। एग्जाम के टाइम पे प्रोफेसर बहुत मदद करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सभी प्रोफेसर के पास नहीं जाते। किसके, कौन कौन पढ़ाता है आपको? दोस्त, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और वैरायटी चाहिए आंसर में। आई गेस यू आर सपोज टू राइट सिबलिंग। अच्छा, खुद करते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, हिंदी टीचर बढ़िया, गूगल, यूट्यूब, सेल्फ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो हमारे कुछ ज्यादा पुराना नहीं हूँ, फिर भी हमारे समय में 2015, 16, 17, इस समय जब मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, तभी एग्जाम के टाइम पे हम लोग दोस्त दोस्त को पकड़ते थे। भाई, क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बंदा है कौन, उसको पकड़ो और उसको बोलो कि भाई ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये प्रोफेसर ने भले ही 5-6 लेक्चर में पढ़ाया रहेगा, तू 10 मिनट में खत्म कर।
अब वो 10 मिनट में कैसे खत्म करता है और वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? कोई बता सकता है कौन सी भाषा का इस्तेमाल करके पढ़ाता है आपको? अगर आपके दोस्त अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हिंदी का। अच्छा ठीक है, अभी हो सकता है किसी के सिमलिंग, हाँ समरी में पढ़ाते हैं, समरी मतलब एट द एंड जो उसको जस्ट वो एक ही बार में समझा देंगे और वो समझाएंगे किसमें? हिंदी में। हाँ, एक ये बात तो सत्य है कि अपने परीक्षा के समय अपने दोस्त जो समझाते हैं उस समय हमारा 100% वहां पे फोकस होता है, इसके लिए वो हिंदी में समझ में आता है, ठीक है। लेकिन बात देखने वाली ये भी है कि ये जो सादी हिंदी होती है ना, मैं एकदम शुद्ध हिंदी जिसमें एकदम सटीक व्याकरण के साथ एकदम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने वाली हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं वो हिंदी की बात कर रहा हूं जो आप और मैं बात करते हैं। इसी हिंदी में वो दोस्त हमको समझाता है और काफी अच्छा समझ में भी आता है। कारण क्या है उसका? एकदम सिंपल सा कारण है कि जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी आम भाषा है, जो दैनंदिन डेली मैं यूज करता हूं, उससे सीखी हुई चीज मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, ना कि वो भाषा जो मुझे सिर्फ क्लासरूम में सुननी होती है। देखा जाए तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषा का डोमिनेंस बहुत बड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह पे इसको मापदंड बना के देखा जाता है कि जिस कॉलेज में सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और सारे प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो कॉलेज उत्कृष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। जिस कॉलेज में बच्चों को सबसे अच्छा समझ में आता है और जहां पे प्रोफेसर सबसे अच्छा समझा सकते हैं, वो महाविद्यालय उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट मतलब अच्छा, सर्वोच्च। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया गया सिद्धांत है वो बच्चों को सहज एकदम सिंपल समझ में आ गया और वो जो सिद्धांत समझ में आया वो एक्चुअल लाइफ में वो इंप्लीमेंट कर सकता है कभी ना कभी। लेकिन अगर चीजें जो हमको वास्तविक लाइफ में इस्तेमाल करनी है उसी को ऐसी भाषा में समझाया जाए जिसके बारे में मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे को वो सारी शब्द समझ में नहीं आते जो प्रोफेसर कहते हैं, और जब प्रोफेसर सारे ऐसे शब्द कहते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है तो आप हो जाते हो क्लास से डिस्ट्रैक्ट। आपका तन तो वहां पे रहता है लेकिन मन पता नहीं कहां कहां घूमता है, और ये वास्तविकता ये मुझे और आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जब लास्ट समय पे दोस्त पढ़ाता है वो साधारण हिंदी में, तो वो हिंदी से जो समझ में आता है हमको वो हिंदी नहीं होती, वो इंग्लिश जैसे शब्द होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्सचर, जिसमें टेक्निकल वो इंग्लिश शब्द भी होते हैं जो प्रोफेसर ने बताया और वो हिंदी किताबों में भी हो, और वो हिंदी शब्द भी होते हैं जो हमको समझ में आए, और उसके बाद जो मिक्सचर बनता है वो हमारे ब्रेन में एकदम सिंपली घुस जाता है और उसका तुरंत रिजल्ट अगले पेपर में समझ में आता है कि जिसके लिए अभी तक मेरे को कुछ नहीं आता था उसमें मैं पास हो गया। ठीक है, अभी हिंदी से और अपनी मातृभाषा से निकल के मैंड्रीन की तरफ चलते हैं। चाइना का नेशनल राष्ट्रीय भाषा मैंड्रीन। चाइना का इतिहास ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है, ना ही वो एक लोकतंत्र है मान्य, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मैंड्रीन को लागू किया है, समय ऐसा भी आया है कि आज हमारे देश के इंजीनियर्स को भी बेसिक मैंड्रीन सिखाई जा रही है, मैंड्रीन इंग्लिश नहीं है। तो ये बात समझना भी आवश्यक है कि केवल इंग्लिश सब कुछ नहीं है। देश ऐसे कई देश है जहां पे तो इंग्लिश बोली भी नहीं जाती। फ्रांस हो गया, फ्रेंच लोग ज्यादा इंग्लिश, उनकी खुद की मातृभाषा है, उनके हर चीज उनकी मातृभाषा में होता है। फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, एंड दिस चाइनीज मैंड्रीन। माओ त्से ने जब चाइना के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने साम्यवाद को जब इस्तेमाल किया, कम्युनिज्म को जब इस्तेमाल किया, उसी के साथ साथ में वो आगे चल के उनके मन में राष्ट्र
राष्ट्रवाद की भावना निर्माण हुई और उन्होंने उनकी जो राष्ट्रभाषा थी, मैंड्रिन थी, उसको पूरे देश में लागू कर दिया। क्योंकि वो एक गणतंत्र नहीं है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, तो इट इज इजी फॉर देम टू इम्प्लीमेंट दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज ओवर देयर। वहां पे ऐसा सब इस्तेमाल करना, ऐसी योजनाओं को अप्लाई करना काफी सहज और आसान हो जाता है सरकारी दबाव के कारण, क्योंकि विपक्ष करने के लिए कोई है नहीं, और होता है तो दबा दिया जाता है, वो दूसरी बात। लेकिन भारत में हिंदी राजभाषा जब 1900 आज हम लोग आज 15 सितंबर है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा करके हमने स्वीकार किया था। इसके वजह से हिंदी दिवस हम मनाते हैं। हिंदी दिवस का जब राजभाषा नियुक्त कर रहे थे, मतलब जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किस भाषा में काम करेगी, इंग्लिश को एक भाषा नियुक्त की गई थी और दूसरी जो नियुक्ति हुई थी वो थी हिंदी की। कई ऐसे लेखों में लिखा हुआ था कि इंग्लिश को केवल वो ब्रिटिशियंस का जो रूल था, जो अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल था, उस रूल को थोड़े दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, या उस तरीके से सरकार थोड़ी दिन और चलाने के लिए इंग्लिश को केवल सीमित समय के लिए हमारी कार्यकारिणी भाषा में होना था। लेकिन बाद में विरोध ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत में हिंदी का उतना वर्चस्व था नहीं, जो अपना उत्तर पूर्व के राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पे भी हिंदी का वर्चस्व नहीं रहा, इसके लिए इंग्लिश को आगे किया गया। लेकिन इंग्लिश के आगे होने के कारण हिंदी का वर्चस्व, हिंदी एक वो भाषा जो शायद उसके अंदर, शायद क्या है ही, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो सारे राज्यों को जोड़ के रख सके, उसका वर्चस्व धीरे धीरे अंग्रेजी के कारण खत्म होने लगा। इस बात को भली भांति काफी समय पहले जान के, जब चाइना जैसा विस्तारवादी देश ने अपनी भाषा को केवल अपने ही देश में नहीं, अपितु जिस प्रकार उसकी आज की स्थिति है, उसने कई देशों में मैंड्रिन सिखानी चालू कर दी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी है इसमें, कॉमर्स मैनेजमेंट के, और तो सभी को पता होना चाहिए, चाइना अपने फाइनेंशियल पोजीशन के कारण कई देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। डेब्ट ट्रैप में फंसाने के पश्चात कई बार वहां की सरकार विवश हो जाती है चाइना के द्वारा सुझाए गए मार्ग को अपनाने के लिए, और चाइना बहुत सारी विस्तारवादी योजना तो करता है, लेकिन उनमें से एक जो उनका महत्वपूर्ण है वो है ये अपनी भाषा को भी उस राज्य, उस देश में एकदम प्राथमिक स्तर पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा मूव नहीं है ऐसा देखा जाए तो, कि छोटा सा अगर हमारी मातृभाषा के साथ में हमको चाइनीज अलग अलग सीखने मिल रही है तो उससे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यही स्थिति में हम भी काफी साल पहले थे, जब हम पे भी अंग्रेजों का आक्रमण, हमारे साथ भी अंग्रेज जब आए थे, तो हमने भी सोचा था कि उनके साथ सहज व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी सीख ली तो क्या बात हो जाएगी। लेकिन आज स्थिति आप सबके समक्ष है, और चाइना वो कैसे कर रहा है वो भी आप उसका भी शोध कर सकते हैं अंतर्जाल, इंटरनेट के ऊपर। भारत जैसे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप सब एग्री करोगे, आप सब सहमत होगे इससे, वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसके ऊपर सरकार बहुत कड़ी कोई योजना भी नहीं बना सकती, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहने के कारण आजाद है। अब ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है, प्रतिभा पलायन होता क्या है? प्रतिभा यानी आपका कौशल, ह्यूमंस, और पलायन मतलब एक स्थान छोड़ के चला जाना। आज हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स है, जैसे आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, और भी एनआईटीज हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकतर समय प्राथमिक लक्ष्य ऐसा होता है कि एक ऐसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब मिलना चाहिए जो जिसका ब्रांड वैल्यू जो मार्केट में है वो कौन से है। उनका आदर्श होता है कि वो कहाँ पे काम करे, नासा, गूगल,
Amazon, SpaceX, टेस्ला जैसे कंपनियों में काम करना, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कंपनियों में काम करना उनका एक दिली ख्वाहिश होती है कि ऐसे जगह पे काम करना। ऐसा क्यों क्यों लोग चाहते हैं कि वो भारत जैसे देश को छोड़ के चले जाए और विदेशों में जाके यूएस, यूके ऐसे जगह पे काम करे? हाँ, वहां की कुछ व्यवस्थाएं होगी ठीक, लेकिन क्या भारत आपका देश नहीं है? क्या ये आपकी मातृभूमि नहीं है? अगर इस मातृभूमि से आपको कुछ मिला है, आपने शिक्षण यहाँ पे ग्रहण किया है, सारी चीज आपकी यहाँ पे हुई है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि यहीं पे रह के जो कमी है, आप में कौशल है, तो उस कौशलता का इस्तेमाल करके इस कमी को दूर किया जाए ना कि एक ऐसे देश में चला जाया जाए जहां पे आप अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय ही रहेंगे। एम्प्लॉय का शुद्ध हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब ही होता है नौकर। नौकर किसी भी स्तर पे हो, वो नौकर नौकर ही होता है। नौकरी करना है तो भारत जैसे देश में भी रह के किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं करते लोग, क्यों जाते हैं? इसका सहज एक सिंपल सा उत्तर है आत्मीयता। अपने देश के प्रति अपनी आत्मीयता कितनी है, मेरे देश के प्रति मेरा प्यार कितना है। अब प्यार, देश के प्रति प्यार कैसे निर्माण होगा? जब स्वदेश, स्वधर्म और स्वभाषा की भावना जब लोगों के मन में होगी तभी वो निर्माण होगा, ऐसे निर्माण होने वाला नहीं है। जब भी जिस समय आपके मन में आया कि मुझे दूसरे देश में जाके काम करना है, स्वदेश चला गया, और बचपन से ही स्वभाषा तो जा ही चुकी है, क्योंकि अधिकतर आज इस समय देखा जाता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर पूछा जाए कि आपको अपने बच्चे का शिक्षण किस भाषा में करवाना है, तो उसका सहज उत्तर, एकदम सिंपल सा उत्तर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल में करवाना है। क्यों? क्योंकि एक सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया उनके दिमाग में। उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे उत्कृष्ट होते हैं। मान्य है, भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आजू बाजू में वातावरण नहीं है, सभी के सभी आजू बाजू में, घर में, जिस मोहल्ले में बच्चा खेलता है, जहां पे रहता है, अगर सभी की भाषा इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा है, वो महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए मराठी हो सकती है, किसी और राज्य में रहने वाले की उनकी भाषा हो सकती है, और हम डाल देते हैं उनको इंग्लिश माध्यम स्कूल में। तो कई बार मैं खुद छोटे बच्चों को मैंने काफी सालों तक पढ़ाया, 6-7 साल से मैंने 7 साल बच्चों को पढ़ाया है। तो ये एकदम सहज देखा जाता है कि बच्चों को, जो एक मातृभाषा में पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको सिर्फ एक ही स्टेज पार करना होता है। भाषा तो उनको समझ में आती है, जो शिक्षक समझा रहा होता है, जो टीचर समझा रहा होता है, उसको बस वो समझना होता है, दैट्स इट। लेकिन ये जबरन जो इस बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाला जाता है, उनको 2 स्टेप पार करनी होती है। पहला, जो टीचर शब्द बोल रहा है, वो शब्द का मतलब क्या है, वो शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ समझते समझते फिर उसके बाद समझना होता है कि वो शिक्षक समझाना सच्ची में चाहता क्या है, वो कौन सा साइंस का कंसेप्ट है जो वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है। तो मुझे पहले इंग्लिश समझनी पड़ेगी, बाद में साइंस समझनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे बच्चों के साथ जब ऐसा होता है, उनको फोर्सफुली वो चूज करना पड़ता है इंग्लिश अपनी मातृभाषा, सॉरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपकी शिक्षा का माध्यम है, इंग्लिश माध्यम को जब आपको चूज करना पड़ता है, तो आपकी स्वभाषा के प्रति जो आपका प्यार है, आत्मीयता है, वो चली जाती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ज्यादा प्राधान्य है, तो हम अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन वो मातृभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केवल हिंदी नहीं, अभी तो सारी मातृभाषा, अगर आप कर्नाटक से हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो, तो अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। और इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। अपनी मातृभाषा के पश्चात दूसरी भाषा आना आपके
कौशल के लिए, आपके स्किल के लिए, आपके टैलेंट के लिए वो एक प्रकार का एड ऑन है कि अब मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ चुका है, कि जैसे ही मैं एक और नई भाषा सीखता हूं तो मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है कि अब मैं और एक नए होराइजन, एक और नए पृष्ठभूमि पे काम कर सकता हूं। अपनी मातृभाषा आना या हिंदी आना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कतई कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। आज विश्व स्तर पे अंग्रेजी का भी महत्व है, लेकिन केवल अंग्रेजी का महत्व नहीं है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। और जब लोगों के मन में आत्मीयता नहीं होती, अपनी भाषा के प्रति प्यार नहीं होता, अपने देश के प्रति प्यार नहीं होता, तो वो सहज अपने देश से चले जाते हैं। उनको एक बड़ा सा होराइजन लगता है कि नहीं, दूसरे देश में जाके काम करना ये हमारा फ्रीडम है, हम कर सकते हैं। बेशक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फिर वापस देश में आके अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा टाइम्स ऑफ इंडिया का छोटा सा एक आर्टिकल है कि 36% ऑफ द साइंटिस्ट एट नासा आर इंडियन। मैं कह ली एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या होता अगर ये 30% जो साइंटिस्ट वहां काम कर रहा है वो भारत में काम करते, वो इसरो में काम करते, तो क्या होता। आखिरी के कुछ मुद्दे हैं, फटाफट खत्म करते हैं। ये व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। एक बहुत ही अच्छी किताब है जोसेफ मर्फी की, अवचेतन मन की शक्ति या द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने उस किताब में सफलता के 3 सूत्र बताए हैं। 3, पहला कि आपको किस फील्ड में काम करना है, आपका वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको इतनी उत्कृष्टता से काम करनी चाहिए उस फील्ड में कि शायद आपसे ज्यादा उस फील्ड के बारे में किसी को नहीं पता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे डाला है, कि जब आप उस फील्ड में उत्कृष्ट हो जाए तो उसके वजह से जन कल्याण, लोक कल्याण, लोगों की भलाई हो रही है क्या। ये अब भारत जैसे देश में अगर आपको लोगों की भलाई करनी है, जहां पे बहुत कम प्रतिशत के ही जनसंख्या शहरों में रहते हैं, अधिकतर गांव में रहते हैं, तो और वो वहां पे जहां अधिकतर लोग जो गांव में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो अगर आपको आपने जो किया हुआ उत्कृष्ट काम है वो लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको उनकी मातृभाषा आनी चाहिए। तभी जाके आपने सीखा हुआ काम से समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। मनुष्य जीवन का बहुत सारे आप अपने अपने गोल सेट कर सकते हो, उसमें से एक गोल हमेशा ये होना चाहिए कि आपको अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। जिस जगह से आप निकले हो, जिस जगह से, जिस देश से, जिस राज्य से, जिस गांव से आप निकले हो, उस गांव तक आपके जीवन में यश जो है वहां तक पहुंचना चाहिए, वहां तक लोगों में बदलाव आने चाहिए। और वो बदलाव आने के लिए आपकी मातृभाषा एक माध्यम हो सकती है। कई बार क्या हो जाता है कि ये जो नीति, ये जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग होते हैं, जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो अधिकतर पॉलिसीज इंग्लिश में बनाते हैं। इसका एक प्रॉपर केस स्टडी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कई बार वो अंग्रेजी भाषा में पॉलिसीज का निर्माण करते हैं और एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है, एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है जो पॉलिसीज बनी है और जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें। वास्तविकता में जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो एक साधारण स्थिति में बैठ के बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जब उसका वो नीतिगत, जब उसका अनुसरण होना होता है, तो वो कुछ और ही हो जाता है। और उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण है, वो है भाषा। तो आपको अगर जन कल्याण में परिवर्तन चाहिए तो मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, तो स्लाइड्स मेरे खत्म करने के पहले
ये जो छायाचित्र, ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर है अभी, आप बता सकते हैं क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है लास्ट के। फटाफट कोई बता सकता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और फॉरेस्ट, 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 ठीक है। और एक शब्द है। नेचर नहीं, 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 नेचर नहीं, सीनरी। हाँ, एक 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 व्यक्ति ने सही उत्तर दिया। इसको कहा, अच्छा, देर इज ऐसा नॉट मच बट देर इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड जंगल। एक गूगल कर लेना एक बार वापस से, वो भी सारी जानकारी आजकल गूगल पे उपलब्ध होती है। तो इसको कहा जाता है जंगल। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि जंगल ये शब्द कौन सी भाषा से आया है। अच्छा, ऐसे ही तेजी से नेक्स्ट इसका भी बता दीजिए कि इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में। घर के सामने ये जो पैसेज होता है ना, ये इसको क्या कहा जाता है? ना 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 ना, इट्स नॉट बालकनी, इट्स नॉट बालकनी, गैलरी बिल्कुल नहीं है, बालकनी नहीं है। पाथवे नहीं, इसको कहा जाता है वरांडा। वरांडा ये अपने मराठी भाषा से निकला हुआ है। घर के सामने के जो हिस्से को हम लोग मराठी में वरांडा कहते हैं। तो ये भाषा से, मराठी भाषा, मराठी हिंदी भाषा से निकल के ये अंग्रेजी तक गया हुआ है। ऐसे काफी शब्द है। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या ये कौन सा फेस्टिवल है? ये किस चीज की, किस चीज का इमेज है ये? ये किस फेस्टिवल का इवेंट है? ओके, 2 जन का उत्तर आया। और पानीग्रही जी, पानीग्रही जी उड़ीसा से है, तो पानीग्रही जी को बट वैसे पता होना चाहिए। ये जगन्नाथ यात्रा है। अब जगन्नाथ यात्रा एक इतनी भव्य यात्रा होती है कि वो एकदम, आपने अगर अगर वास्तविकता में उसको देख लिया तो वो एकदम विस्मरणीय है, आप कभी उसको भूलोगे नहीं। और इस जगन्नाथ यात्रा से एक शब्द इंग्लिश में गया है, जैगरनेट। और इसका सच्ची सच्ची में वास्तविकता में अर्थ होता है समथिंग दैट इज वेरी लार्ज एंड विच इज अनस्टॉपेबल। ओके, ये शब्द ठग, ये भी अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में गई हुई है। ठग हमारे यहाँ पे लुटेरा होता है, इंग्लिश में भी लुटेरा। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड ठग ऑफ हिंदुस्तान, बहुत गंदी थी। अब बात करते केवल हिंदी की, लास्ट के 5 मिनट फटाफट। अगर आप हिंदी में शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो एक बहुत बड़ा खजाना आपसे दूर जा रहा है। और वो खजाना, खजाने का जो हम लोग बोलते हैं ना ग्लिम्स, खाली एक छोटा सा चेहरा वो यहाँ पे है। ये कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी में, इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं हिंदी में। लेकिन अगर किसी भाषा को आप सीखते हो तो केवल वो भाषा नहीं सीखते, उस भाषा में संलग्न जो लिटरेचर है, जो ज्ञान है, वो भी आपको प्राप्त होता है। और वो ये है, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कई लोगों ने कुछ इस यहाँ पे जो सुप्रसिद्ध है उन्हीं के मैंने फोटो डाले हुए हैं। संत कबीर, सूर्यकांत निराला, फिर मीराबाई, प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जिनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने हिंदी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा नहीं जानते, आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, केवल लिटरेचर नहीं तो हर फील्ड में, वैज्ञानिक हो गया, वैचारिक हो गया, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर अर्थशास्त्र करके कौटिल्य ने बहुत पहले लिखा था। फॉर्मल
यूरोप में इकोनॉमिक्स आने के पहले अर्थशास्त्र करके लिखा था। संस्कृत में था, लेकिन उसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। अभी अगर आपको किसी विषय में अलग से रुचि है, अलग से जानना है, तो एक बार हिंदी के लिटरेचर्स भी जरूर देखना, और उसके लिए आपको हिंदी की जानकारी होनी आवश्यक है। बहुत ही अच्छी हिंदी हो ऐसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदी जानकारी आवश्यक है। अभी इसमें से अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शायद से आपने कविता सुनी होगी। किसी से सुनी है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता? लास्ट का एक आध प्रश्न, किसी ने सुनी है? नहीं सुनी है ना। उसकी खाली मैं खाली एक बहुत बढ़िया, जिनका यस आया उनका बहुत बढ़िया। नो, मैं खाली उसकी एक कड़ी बता देता हूँ, आप जाके सुनना, रोमटे ना खड़े हो जाए ना फिर कहिएगा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। हम 1857 की बात कर रहे हैं, जब भी आजादी का पहला युद्ध हुआ था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तरवारों की वार, लकड़ी युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य तो घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ 24 या 25 पंक्तियों की कविता है, जाके सुनिएगा। ऐसी कई कविता, कई लेख हिंदी भाषा में उपलब्ध है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको आपके हिसाब से, अब तो इंटरनेट है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ढूंढिएगा जरूर। अच्छा, लास्ट का कुछ ये कि आप अपनी हिंदी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। पहले तो हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जैसे ही हमको कहा जाता था इंग्लिश सीखने के लिए कि इंग्लिश भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे ही हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल कीजिए। कई बार आप जब टाइप करते हुए किसी से चैट करते हो, तो उस समय आप लिटरली इंग्लिश में हिंदी शब्द लिख के भेजते हो, तो डाउनलोड दिस गूगल इंडिक कीबोर्ड, वहां पे आप जो भी इंग्लिश में ही टाइप कीजिए, जैसे आप टाइप करते हो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट होके आएगा। उससे सामने वाले को भी हिंदी आप खुद तो हिंदी सीखोगे, सामने वाले को भी मजबूर करोगे हिंदी पढ़ने के लिए, और जो आवश्यक है। हिंदी से शर्माइए मत, जहां पे भी बोल सकते हो खड़े रह के बोल दीजिए। एक्सेप्ट करना ना करना वो उनकी बात है, गलत है सही है वो उनके कान का दर्द है, अपना नहीं है। अपना काम है बोलना, तो अपनी मातृभाषा और हिंदी को बोला कीजिए। हिंदी में वाचन, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हिंदी में आते हैं, अच्छी अच्छी मैगजीन्स आते हैं। और अभी तो पता नहीं लाइब्रेरी का एक्सेस एसएमसीटी के स्टूडेंट्स को है कि नहीं, लेकिन हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी बहुत अच्छी किताबें एसएमसीटी के लाइब्रेरी में है। तो आपको जब समय मिलेगा तो परमिशन लेके मैम का आप जा सकते हैं, वहां पे देखिएगा जरूर। किताबों को केवल लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं, उसको पढ़ने के लिए होता है, तो जाके पढ़िएगा और लिखिए। थोड़ा सा ही लिख सकते हैं, 5 ही पेज लिख सकते, 5 पंक्तियां ही लिख सकते हैं, 5 लाइन ही लिख सकते हैं, लिखिए, लेकिन अपनी भावनाओं को हिंदी में व्यक्त कीजिए। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है जो कि टोनी मॉरिसन द्वारा है। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। उन्होंने कहा था, यदि कोई किताब ऐसी है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो और वो अभी तक लिखी नहीं गई है, तो तुम्हें उसे जरूर लिखना चाहिए, बिकॉज यू आर द राइटर हु विल राइट दैट बुक। ओके, इसी के साथ धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such an informative webinar. Now, I would like to call Aisha Khan to take on the question and answer session. Over to you, Aisha. Aisha, please unmute yourself. Sorry. Thank you, Beulah. I would request the participants to post their queries or questions into the chat box. There is one question. सर, हिंदी भाषा अपने देश का मातृभाषा है, तो सिर्फ 10th या 12th तक ही क्यों कंपलसरी है, उसके आगे क्यों नहीं? अच्छा, इसका उत्तर बहुत इंटरेस्टिंग है।
अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और ये आपको किसने कह दिया कि 10-12 तक ही है? आप यूनिवर्सिटीज ढूंढिए ना। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में भी जो आप शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हैं वो मराठी में अवेलेबल है। ऐसी यूनिवर्सिटीज देखिए जहाँ पे वो हिंदी में अवेलेबल है अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको केवल खोजने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारी संस्कृति के हिसाब से क्या हमारी हिंदी भाषा भी कहीं गुम हो जाती है? हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी हिंदी भाषा कहीं गुम हो जाती है। गुम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये निर्भर करता है कि क्या आपको वो आपकी स्वभाषा पे गर्व है, क्या आप अपनी स्वभाषा बचाने के लिए तैयार है। अगर है तो अपने स्तर पे प्रयत्न कीजिए। व्यक्तिगत कोई अचानक से सरकार ने अगर लाया कि कानून की सबको हिंदी बोलना है, तो देश भर में केवल विरोधी होगा और विद्रोही होगा। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपका चारित्र्य अच्छा है, आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो, और अगर आप हिंदी बोल रहे हो, तो आपसे इंस्पायर होकर 5 जन और कोशिश करेंगे कि वो भी हिंदी में बात करें। सर हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, पर लोगों के मन में उच्च स्थान पे कैसे ला सकते हैं अपनी राष्ट्रभाषा? मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा इसमें कि अभी तक हमारी वो पूरे राष्ट्र की भाषा ऐसे करके घोषित नहीं हुआ, वह राजभाषा है। मतलब कार्यकारिणी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और भी बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट भाषाएं हैं। इसको ऊपर लाने के लिए, जैसे कि मैंने कुछ 4 एक छोटे छोटे से पॉइंट्स है, छोटे छोटे कदम लेने से बड़ा रास्ता तय होता है, तो वो छोटे छोटे कदम लेने का, बराबर। हिंदी बोलने से शर्माने का नहीं। अगर आपके मस्तिष्क में किसी प्रश्न का उत्तर है तो वो उत्तर हिंदी में दे दिया तो भी चलेगा। अंग्रेजी की पूर्ण रूप से आवश्यकता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पे आपको बात करना है और आपका स्तर अभी उतना नहीं है ऊंचा कि आप बात कर सके, तो भी अपनी बात रखने के लिए आपके पास कोई तो भाषा होनी चाहिए। तो अंग्रेजी का भी ग्रहण करे, लेकिन हिंदी को छोड़े ना जब आवश्यकता हो। देखो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में हिंदी में जाके भाषण दिया। क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन पे थे जो कर सकते थे। तो जहां पे आपका अधिकार है आप कीजिए ना हिंदी में बात, किसने मना किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमें संस्कृति क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अच्छा, वो फिर से करेक्शन, वो संस्कृति नहीं संस्कृत है। तो संस्कृत एक जो भाषा है, हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है, वापस से मैं करेक्ट करता हूँ, पढ़ाई जाती है। कहाँ पे पढ़ाई जाती है वो आपको ढूंढने की आवश्यकता है। हाँ, कई जगह पे वो कंपलसरी नहीं है, बट इट्स स्टिल ऑप्शनल। कई जगह पे ऑप्शनल है, वो पढ़नी चाहिए। और शिक्षा एक ऐसी चीज है ना, किसी ने रोका नहीं है। आज के समय पे अगर आपको पढ़नी है, आप सच्ची में चाहते हो ना पढ़ना, आप केवल यूट्यूब पे डाल दो कि हाउ टू लर्न संस्कृत, और आपको कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आईआईटीज आईआईएम्स के बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं। एनपीटीएल इज देयर, मूक इज देयर। तो आप जाइए, आप ढूंढिए, आप कोशिश कीजिए, आप पहले प्रयत्न कीजिए। आप अगर प्रयत्न करोगे तो वो सीख सकते हो, और आप जब सीखोगे तभी आप दूसरे को सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आजकल लोग हिंदी को इंग्लिश से नीचे क्यों रखते हैं? इसमें स्टैंडर्ड वाली बात आती है क्या? आती है। कई बार लोग कर देते हैं ऐसा कि हिंदी आना आवश्यक है, आप यू शुड टॉक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड टॉक इन इंग्लिश ओनली। बट ऐसे लोगों को प्रति उत्तर देने के स्तर पे आप है क्या? अगर नहीं है तो पहले उस स्तर पे जाइए, वहां पे जाना आवश्यक है, और उस स्तर पे जाने के पश्चात उनको दीजिए ना उत्तर। आज अगर आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच गए जहां पे सामने वाले को आपको सुनना पड़ेगा, और उस स्तर पे जाके अगर आपने बात की कि आपको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए, तो उसको सुनना पड़ेगा, उसके पास कोई दो राय नहीं है ना। तो एक ऐसी स्थिति पे जाइए, और उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर साउथ वाले हिंदी का अपोज क्यों करते हैं? ऐसी गलत फहमियां मत रखिए। वी हैव संदेश सर विद अस। मुझे आज भी याद है कि जब संदेश सर नए नए आए थे, तो मैं उनके मतलब ही वाज माय क्लास टीचर, और मैं उस क्लास का सीआर था उस समय।
तो स्टार्टिंग के समय में उन्हें हिंदी में तकलीफ होती थी, बट आज जिस स्तर पे संदेश सर बोलते हैं ना, तो उस स्तर पे कई आप स्टूडेंट्स भी नहीं बोल पाओगे। तो ये गलत फहमियां है, और गलत व्यक्ति से ना सुना करें, बहुत महत्वपूर्ण है। गलत जगह से जानकारी लोगे तो गलत हो जाएगा। कोई अपोज नहीं करता इसका। हाँ, कठिनाई होती है और होगी ना, क्योंकि आप अगर एक ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे एक ही भाषा बात हो रही है, तो वहां पे कई बार नई भाषा को थोड़ा सा असमंजस होता है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी साउथ में भी कई स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है, ऐसी नहीं कि नहीं सिखाई जाती। बहुत सारे साउथ में भी लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोलने का प्रैक्टिस रह जाता है, इसकी वजह से कई बार तकलीफ होती है बस। आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सर, आज के युग में संस्कृत भाषा पीछे छूट गई है और बाहर देश में लोग संस्कृत सीखने की चाह रखते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न भारतीय होने के कारण आपने खुद को पूछना आवश्यक है कि विदेशी चाहते हैं कि वो भाषा अपनाई जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। तो क्यों नहीं चाहते? आप भी अपनाओ ना, आप सीखो ना, मना किसने किया है? आज सब सारे साहित्य उपलब्ध है, आपको केवल सही जगह पे टैप करने की आवश्यकता है। बराबर, आप सीखिए, और आप सीख के उस स्तर पे जाइए और कहिए लोगों के सीखने के लिए, लोग सीखेंगे, उसमें कोई डर नहीं। घर से प्रारंभ कीजिए, बदलाव घर से प्रारंभ होता है। आप बैठिए, रामायण महाभारत की किताब, सॉरी माफ कीजिएगा, महाभारत की किताब लीजिए, रामायण कुछ किताबें लीजिए जिसमें संस्कृत में लिखा हो, उसका वर्णन उसमें हो, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, पढ़िए उसको। प्रारंभिक रूप से संस्कृत पढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, आप सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for answering the questions. Over to you, Beulah. Thank you, Aisha. Now I would like to call upon Sakshi Pujari to give the vote of thanks. Over to you, Sakshi. Thank you, Beulah. I, Sakshi Pujari, NSS volunteer, on behalf of NSS unit of Burnt Sanghas, SM Shetty College of Science, Commerce and Management Studies, Powai, extend my heartfelt gratitude and thank to our resource person of the day, Mr. Chandan Gupta sir, who spared his time to enlighten this webinar on the occasion of Hindi Divas. I am glad that all of us got a chance to be a part of such an informative webinar. I would also like to thank our benevolent management for supporting us, our principal sir, Dr. Sridhara Shetty, our vice principal ma'am, Dr. Liji Santosh, our vice principal sir, Professor Sandesha Shetty, our DNSS program officers, Professor Vijay Vishwakarma sir and Professor John Menezes sir, our teacher in charge, Professor Ashish Navik sir, Professor Swati Shetty ma'am and Professor Richa Sharma ma'am. I would also like to thank our technical team for providing Zoom platform, my teammates who work behind the scene to make this event successful. And last but not least, I would like to thank all my dear teachers, non-teaching staff, students and all my dear participants for devoting their time and making this webinar a huge success. And I hope you all enjoy this wonderful webinar. Thank you.